नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आज हमारे खास मेहमान हैं इंदौर नगर निगम के आयुक्त श्री योगेंद्र शर्मा जी। योगेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। बातचीत शुरू करने के पहले देखते हैं एक नजर योगेंद्र शर्मा जी के कार्यों पर। आईएएस अधिकारी योगेंद्र शर्मा मध्य प्रदेश के सबसे बड़े इंदौर नगर निगम के आयुक्त हैं। वे इससे पहले विदिशा के कलेक्टर रह चुके हैं। अपनी प्रशासनिक कुशलता के लिए पहचाने जाने वाले योगेंद्र शर्मा को दबंग, व्यवहार कुशल और सुलझा हुआ अधिकारी माना जाता है। भोपाल नगर निगम में भी पदस्थ रहे शर्मा 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। शर्मा ग्रामीण विकास विभाग में संयुक्त आयुक्त और नापतौल विभाग के कंट्रोलर भी रहे हैं। शुरुआती कार्यकाल में खरगोन में भी वे पदस्थ रहे हैं। करीब 28 साल से राज्य सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहने के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी अहम भूमिका रही है। ग्वालियर के मूल निवासी योगेंद्र शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़े हैं, जहां से उन्होंने एमफिल किया है। इंदौर नगर निगम में रहते हुए उन्होंने विकास कार्यों को तेजी से अंजाम देने और निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। शर्मा साहब, ये बताइए, इंदौर नगर निगम से लोगों को इतनी शिकायतें क्यों रहती है? बहुत शिकायतें हैं लोगों को। सबसे ज्यादा शिकायत करने वाले किसी से होगी तो नगर निगम से होगी, ऐसा क्यों? ये स्वाभाविक है जी। नगर निगम एक बॉडी इस प्रकार की है कि जिससे जनता की रोज की जो आम जनता की रोज के ऐसे सरोकार और ऐसे इश्यूज हैं जिनका वास्ता पड़ता है। और कहीं ना कहीं जो चूंकि हमारी जो स्थानीय निकाय हैं अभी संसाधनों की दृष्टि से और मानव संसाधन की दृष्टि से इतने सशक्त और इतने मजबूत नहीं है कि वो अपनी पूरी सक्षमता के साथ में और पूरी एफिशिएंसी के साथ में जनता की शिकायतों का निराकरण कर सकें। कहाँ अक्षमता है हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों में, नेताओं में या प्रशासन के अधिकारियों में? अक्षमता व्यवस्थाओं में है। जो निगम की जो हमारी बॉडी होती है उस बॉडी में जिस तरीके से सिस्टम्स डेवलप होने चाहिए, किसी भी कार्य के करने के जिस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं अभी स्थापित करने की आवश्यकता है। आपसे मेयर साहब तो बड़े खुश हैं, लेकिन कई पार्षद नाराज हैं। एमआईसी के सदस्य नाराज होते हैं। एक सदस्य रो पड़े एमआईसी की बैठक में, एक महिला पार्षद बहुत हताश हो गई। ऐसा क्यों होता? मैं तो नहीं समझता कि कोई मेरे से नाराज है और पता नहीं कैसे ये इस प्रकार की धारणा बनी है। सभी पार्षद और सभी एमआईसी सदस्यों के साथ में हमारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध है। कोई विशेष कुछ प्रसंग हो सकता है जिससे इस प्रकार का संदेश गया हो, लेकिन वास्तविकता में इस प्रकार की स्थिति है नहीं। आप पहले कलेक्टर रहे हैं। लोग कहते हैं कि आईएएस लोग यहाँ नगर निगम में नहीं आना चाहते, ये बात सही है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज जितना रुतबा, जितनी तामझाम कलेक्टर की होती है, नगर निगम आयुक्त को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और रिस्पांस उतना नहीं मिलता। ये बात सही है कि कलेक्टर की तुलना में आयुक्त नगर निगम का जो पद है, जो तामझाम, तथाकथित तामझाम जिसको आप कह रहे हैं, वो वास्तव में वहां पर नहीं है। लेकिन अगर भविष्य सेवाओं में किसी का है तो वो अर्बनाइजेशन का ही है, क्योंकि जो जिस तरीके से शहरीकरण की वृद्धि हो रही है और जिस तरीके से शहरों के विकास को राष्ट्र के ग्रोथ का, राष्ट्र के विकास का एक इंजन माना जा रहा है, और जिस तरीके से शहर के विकास के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ध्यान केंद्रित है, उससे ये स्पष्ट है कि जो स्थानीय निकाय की संस्थाएं जितनी भी हैं वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई भविष्य में बनने वाली है। और इसमें विकास की जिसकी विकास में रुचि है उसके लिए एक बहुत अच्छा कार्य क्षेत्रीय उपलब्ध कराता है। आप न केवल एक दृष्टा हैं, एक साक्षी हैं, बल्कि एक मुख्य आर्किटेक्ट भी हैं नए इंदौर को बनाने के लिए। अब इंदौर में सुपर कॉरिडोर बन गया है, बाईपास के आगे तक कॉलोनियां विकसित हो गई हैं। उनके विकास की तरफ जब इन कॉलोनियों में लाखों लोग रहने लगेंगे तब क्या हाल होगा? उसके लिए क्या योजना है आपके पास? इसमें 2-3 इश्यूज हैं। एक तो सबसे पहला बात यह है कि जो कॉलोनीज निगम की सीमा के बाहर बनी हैं, हम लोगों ने उसकी चिंता की, क्योंकि अभी वो निगम क्षेत्र के बाहर हैं और उसका दबाव हमारे शहर पर पड़ेगा और उसका सुनियोजित विकास होना चाहिए। उसको सुनिश्चित करने के लिए हमने इन क्षेत्रों को निगम क्षेत्र में लाने के लिए प्रस्ताव भेजा है और उसकी अधिसूचना भी प्रकाशित हो चुकी है।
तो जो विकास है वहाँ का, जो वहाँ की सुविधाएं हैं, वो निश्चय ही निगम के नियंत्रण में आएगी और जो एक शहरी विकास के मापदंड हैं, उन मापदंडों पे उन क्षेत्रों का विकास होगा। एक तो ये सुनिश्चित किया जाना है। दूसरा, सुपर कॉरिडोर की आपने जो बात कही, सुपर कॉरिडोर का स्थापना अब सुनिश्चित है और यहाँ पे जिस तरीके की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज आ रही हैं, तो उससे निश्चय ही जो शहर की अधोसंरचना है, जो वर्तमान अधोसंरचना है, उसके ऊपर यातायात का और जनसंख्या का दबाव बढ़ना अपेक्षित है। ऐसे हम प्रेडिक्ट करते हैं, ऐसा हमारा आकलन है। और उसी के दृष्टिगत हम लोग ने एक अधोसंरचना के विकास के लिए योजना बनाई है, जिसमें लगभग 1400 करोड़ के काम प्रस्तावित हैं, जिसमें ओवर ब्रिजेज हैं, फ्लाईओवर्स हैं, सड़कें हैं और कई इंटरसेक्शंस हैं, उनको डेवलप करना है। ऐसे बहुत सारे काम हमने लिए हैं जो कि शहर में ट्रैफिक को स्मूथ करेंगे और जो भविष्य में आने वाला दबाव है उसको सहन करने की क्षमता रखेंगे। लेकिन अभी तो नगर निगम और आईडीए में ही तालमेल नहीं है। देखिए, स्कीम नंबर 140, स्कीम नंबर 134, यहाँ आईडीए ने प्लाट काट दिए, उनको लोगों को प्लाट दे दिए, लेकिन वहाँ के नक्शे पास नहीं हुए काफी समय तक। ऐसा क्यों? मेरी जानकारी में नहीं है। 140 के तो नक्शे पास भी हो गए और वहां तो हमने भवन अनुज्ञा भी जारी कर दी है। ये काफी समय बाद हुआ है ऐसा। अब ये तो मैं नहीं कह सकता। जैसे ही हमारे पास में आया, आई थिंक 3 दिन में हमने बना करके दिया है। अभी ये अवधारणा कैसे बनी, मेरे को खुद को आश्चर्य हो रहा है इस बात पे। आप सिटी बसों के भी मालिक हैं, कह सकते हैं, क्योंकि नगर निगम संचालित करता है सिटी बसें। लेकिन शहर के गुंडा तत्व तो ऐसे हैं जो सिटी बसों पर हावी। ऑटो रिक्शा वाला आता है, सिटी बस के ड्राइवर से झगड़ा करके चला जाता है, मारपीट करके चला जाता है। कोई मिनी बस वाला या दूसरी गाड़ी वाला आता है। ये क्यों, इसको रोकते क्यों नहीं है? देखिए, मालिक तो नहीं है। सबसे पहले तो मैं इस बात को डिनाई करूंगा, मालिक नहीं, हम लोग फैसिलिटेटर हैं। हम लोग जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको शहर में इंट्रोड्यूस किया जाए और उसके माध्यम से जो शहर पे जो निजी वाहन जितने ज़्यादा चलते हैं उनकी संख्या कम की जाए। एक ये मूल अवधारणा है, उसके देखते हुए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं और वही काम हम कर रहे हैं। गुंडा तत्वों की बात है और अन्य समस्याओं की बात है, ये बात सही है कि सिटी बसेस के संचालन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं और वो विभिन्न प्रकार के जो वर्ग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हैं उनका अपना व्यवसाय शुरू से यहाँ पे स्थापित है। अब एक कोई भी नई व्यवस्था आती है तो इनिशियली उसमें कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है। उन्हें उतना संरक्षण नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं मिलता। जैसा मुंबई में बेस्ट की बसों से कोई मारपीट करे ड्राइवर से, तत्काल कार्रवाई होती है। यहाँ प्रशासन पीछे रह जाता है क्या? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं इससे इसलिए सहमत नहीं हूँ कि मुंबई से हम इंदौर की तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर मुंबई जाएंगे तो मुंबई में रूल ऑफ लॉ पब्लिक में अंदर से है। दे फॉलो द रूल, वो कानून का पालन करना एक प्राइड समझते हैं। आप मुंबई में अगर बेस्ट की बसेज में जाएंगे, बेस्ट का कंडक्टर लाइन लगी हुई है, अगर हाथ कर देगा तो उसके बाद जितने भी लोग हैं वो बाहर रुक जाएंगे, बस में जबरदस्ती नहीं चढ़ेंगे। कानून का पालन करना, रेलवे जो आपके जो क्रॉसिंग्स हैं, ट्रैफिक के जो सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स पे भी बॉम्बे में आप देखेंगे, पुणे में आप देखेंगे, साउथ में आप देखेंगे, लोग अपने आप जेब्रा क्रॉसिंग के पहले गाड़ी खड़ी करते हैं, जिससे जेब्रा क्रॉसिंग पे से लोग पैदल क्रॉस कर सके। आप इंदौर में कहीं भी हमको एक भी चौराहे पे बता दीजिए जहां पे कि जेब्रा क्रॉसिंग तो छोड़िए, बिल्कुल चौराहे पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं। इंदौर के लोग इतने कानून के पालन करने वाले नहीं हैं। क्या इसीलिए नगर निगम को वाटर टैक्स हर साल बढ़ाना पड़ता है? लोग पैसा नहीं, वाटर टैक्स तो बढ़ा ही नहीं है, मेरे रहते तो बढ़ा नहीं है। पहले की मेरे को जानकारी नहीं। 90 रुपए महीना था, बढ़ाते बढ़ाते अब 200 रुपए से ऊपर चला गया। एडीबी से कर्ज लिया तो क्या ये शर्त है कि उनको वाटर टैक्स बढ़ा के लेना हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए शहरीकरण की अपनी जो पैरामीटर्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। जो जेएनएनयूआरएम में जो नगर निगम को जो पैसा मिला है भारत सरकार से, वो एक एग्रीमेंट के अंतर्गत मिला है और उस एग्रीमेंट की एक महत्वपूर्ण कंडीशन ये रही है कि जो भी O&M चार्जेज हैं, जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जो चार्जेज हैं, वो नगरीय निकाय वसूलें। और आप अगर देखेंगे जो हम वसूल कर रहे हैं, 200 रुपया महीना हम पानी का वसूल कर रहे हैं, जबकि खर्चा हमारा कई गुना ज्यादा पानी पे हो रहा है। लगभग 200 करोड़ रुपया सिर्फ पानी के ऊपर खर्चा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में
जबकि वसूली हमारी केवल मुश्किल से 40 करोड़ के करीब है। तो 200 रुपए के बावजूद भी जो राशि है वो पूरी वसूली नहीं जा रही, और दूसरा बढ़ाई नहीं गई है राशि। एक साल में जब से मैं हूं तब से तो नहीं बढ़ी है, इस बात का मैं आश्वस्त कर सकता हूं, क्योंकि सभी की जानकारी में है ये कि दिसंबर 2010 में मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद से राशि कोई नहीं बढ़ी है। अभी कितना कर्ज हम पर है एडीबी का, इंदौर नगर निगम पर? एडीबी का करीब 600 करोड़ रुपए का कर्ज है। और बाकी कर्जे मिला तो हम कितने कर्ज में हैं? अभी अब एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं अभी नहीं बता सकता, अंदाज। हाँ, अभी वो एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो सही बोलूंगा, गोलमाल नहीं बोलूंगा। एडीबी का 600 करोड़ है, बाकी का भी एग्जैक्ट फिगर मेरे पास में नहीं है। लेकिन जो कर्जा है, कर्जा पटाने में हम कहीं भी डिफॉल्टर नहीं रहे हैं, और हमारा ये प्रयास ये रहा है कि जो हमारे वित्तीय संसाधन हैं उनको हम मजबूत बनाएं, और हम अपनी जो आय है, राजस्व की आय है, जलकर की राशि है, उसकी रिकवरी है, उसको हम एफिशिएंटली रिकवर करें। और उसी का परिणाम है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष हमने लगभग 50 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स में अधिक वसूल किया है, और बिना टैक्स को बढ़ाए हुए वसूल किया है। तो दैट इज एफिशिएंट रिकवरी। विदाउट इंक्रीजिंग द प्रॉपर्टी टैक्स वी हैव रिकवर्ड 50 करोड़ एक्स्ट्रा। ये आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ाने की बात करें, लेकिन जब एक करदाता जाता है पैसे जमा करने, तो हर साल उसे लगता है कि बिल थोड़ा बढ़कर आया है, कहीं सरचार्ज के नाम पे बढ़ जाता है, कहीं और टैक्स के नाम पे बढ़ जाता है। नहीं, ऐसा क्यों है? सरचार्ज कई बार यह होता है कि आप 31 दिसंबर तक पैसा जमा कीजिए वरना पेनल्टी लग जाएगी, जबकि वित्तीय वर्ष तो मार्च में खत्म हो रहा है। तो इतनी जल्दबाजी क्यों पैसे लेने? नहीं, ये असल में गलत धारणा है। वित्तीय वर्ष मार्च में खत्म हो रहा है, टैक्स असल में अप्रैल से ही ड्यू हो जाता है। टैक्स इज ड्यू फ्रॉम द अप्रैल। ऐसा नहीं है कि आपका टैक्स मार्च के आखिरी तक आप कभी भी जमा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इट बिकम्स ड्यू ऑन द 1 अप्रैल। तो इसलिए जो सरचार्ज का नियम है वो सरचार्ज हमेशा स्थायी रहता है, और हर हमारे टैक्स पेयर को पता है कि किस तारीख तक सरचार्ज नहीं लगेगा और किस तारीख के बाद सरचार्ज लगेगा। और जो सरचार्ज देकर के पे करते हैं उनको पता है कि हमें इतना सरचार्ज देना है, और उसके बाद ही पे करते हैं। अब वो अपने उनका इकोनॉमिक अरेंजमेंट है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, उस हिसाब से करते हैं। राजीव आवास योजना में इंदौर में बहुत काम हुआ है, क्या क्या उपलब्धि है इसकी, बताइए क्या काम हुआ है? राजीव आवास योजना मूलतः इंदौर शहर को झुग्गी मुक्त बनाने की, स्लम फ्री सिटी का एक हमारा एक्शन प्लान बना है, और करीब 4,500 करोड़ का ये एक्शन प्लान है। और इंदौर शहर पहला शहर है जो जिसका कि एक्शन प्लान भारत सरकार से स्वीकृत हुआ है, और उसी प्लान के अंतर्गत हमारे 6 डीपीआर भी भारत सरकार को प्रेषित किए जा चुके हैं। इसमें शहर की लगभग 599 बस्तियां वो ली गई हैं, और उनको उसका मेथड है, कुछ बस्तियां उनका इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट होना है, कुछ बस्तियों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, कुछ बस्तियां रिलोकेट करनी है, उनको दूसरी जगह पे विस्थापित करना है। तो इस तरीके से पूरी हम लोगों ने प्लानिंग की है। फिर भविष्य में झुग्गियां ना बने उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाए, उस चीज की उसमें क्या कदम है? अभी तो हमने देखा कि लाल बाग के सामने झुग्गी वालों को मकान बना के दिए गए, उन्होंने आसपास कहीं जगह देख के और झुग्गी तान ली और उसे बेच खाया। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब क्या है? ये तो एक सतत प्रक्रिया है। इसका ये एक निगम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसका जवाब ढूंढें तो मुझे लगता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। एक तो इसको विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। भूमिका से अलग हटके आपसे जानना चाहूंगा, एक आप अधिकारी हैं, एक नागरिक भी हैं, उस नाते आपको लगता है कि क्या होना चाहिए इसका ऊपर? अब ये तो नीतिगत विषय है जी, और इसमें अलग अलग तरीके के व्यूज हैं। अगर कुछ भी कहेंगे तो कितना सही होगा कितना गलत होगा ये मैं नहीं कह सकता। अलग अलग अवधारणाएं हैं इसमें। एक तो जो बढ़ता हुआ शहरीकरण है, लोग गांव को छोड़ करके शहर की ओर आ रहे हैं, इसको लोग पॉजिटिव भी लेते हैं और इसको लोग नेगेटिव भी लेते हैं। उससे निश्चय ही शहर के ऊपर दबाव बढ़ता है, और हमारा शहर उस पॉपुलेशन को लेने के लिए, उसको अपने में आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं है। और वो जैसे भी आते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, तो जहां जैसा स्थान मिलता है, चूंकि उनको ये जिम्मेदारी है मूलतः, और ये नियोजन की आवश्यकता है कि हमको अपने शहर को इस बात के लिए तैयार रखना चाहिए। हमारा आकलन होना चाहिए कि 1 साल में या 2 साल में बाहर से कितने लोग माइग्रेट होकर के आएंगे, उनके आवास की क्या व्यवस्था होगी, उनके लिए अधोसंरचना कैसी होगी। अगर हम वो उपलब्ध कराते हैं
तभी ये स्लम्स की और झुग्गियों की प्रॉब्लम इससे मुक्ति पाई जा सकती है। और स्लम फ्री सिटी में जो हमने प्लान बनाया है उसमें इस बात को हमने इनबिल्ट किया है, इस बात को, इसका इनपुट उसमें है कि हम किस तरीके से इसको भविष्य में रोकेंगे। आप विदिशा के कलेक्टर रहे, क्या आपको लगता है क्या उपलब्धि वहां रही जिसके लिए विदिशा वाले आपको याद करते हैं? अब ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं तो अपने से नहीं जान सकता कि कैसे याद करते हैं, लेकिन ये बात सही है कि विदिशा मेरा पहला जिला था और फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट किसी कलेक्टर का होता है। शिवराज सिंह जी का जिला है, सुषमा स्वराज का जिला है, बड़ा महत्वपूर्ण है राजनीतिक नजरिए से भी। बहुत सारे दबाव आते होंगे, राजनीतिक दबाव भी आते होंगे काम करने के लिए। नहीं, अब ये इतने बड़े बड़े नाम तो खैर मेरे सामने मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। हम लोग इस एंगल से देखते हैं कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट होता है वो फर्स्ट लव के बराबर होता है, पहला जिला पहला प्यार की तरह होता है, और उसको व्यक्ति उसी आत्मसात करके और उसी गंभीरता से और उसी गहनता से लेता है। तो मैंने उसी दृष्टि से काम किया और मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि किसी भी एक भी प्रकरण में किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं आया, और जो राजनीतिक दबाव की बात कहते हैं और राजनीतिक दबाव के कारण खुद अनिर्णय पे बने रहते हैं, मैं उस चीज से कतई सहमत नहीं हूं। रोज सुबह अखबार उठाते ही नगर निगम के बारे में आलोचना पढ़ने को मिलती होगी आपको, सभी लोग पढ़ते हैं, आज ये काम नहीं हुआ, काम की गति धीमी है, पानी नहीं मिल रहा है, सड़कों पे गड्ढे हैं, बसें खराब है, बसें नहीं चल रही। आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता उससे? नहीं, ब्लड प्रेशर तो बढ़ने का सवाल नहीं होता है। असल में वो एक हमारा फीडबैक होता है, हम लोग उसको फीडबैक की तरह लेते हैं, उससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाते हैं। क्योंकि हमारे पुरानी कहावत है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो अखबार में जो छपता है उससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को एनरिच करते हैं और उससे अपना काम सुधारते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छा करें। सुपर कॉरिडोर, बाईपास, नए बाईपास, रिंग रोड, इन सब के बाद इंदौर की दशा बेंगलोर या पुणे जैसी तो नहीं होगी कि शहर में घुसना कंजेस्टेड हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा इंदौर? कंजेस्टेड तो अभी है जी, इसलिए मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इतना कंजेस्टेड है। अगर आपके जो राजवाड़ा क्षेत्र है, जो एमजी रोड है, और वो भी हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं नियोजन में फेल हुए हों पीछे, या कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग उसमें वो रही हो, लेकिन भविष्य में जो प्लानिंग है अभी से जिस तरीके की, उससे मैं नहीं समझता कि जो नए क्षेत्र जितने भी विकसित होंगे उसमें इस प्रकार की सघनता और हाई डेंसिटी रहेगी कि जिससे लोगों को असुविधा हो। मैं नहीं समझता ऐसा होगा। अभी नियोजन हमारा इंदौर बढ़ रहा है, इंदौर बन रहा है, इंदौर प्रोसेस में है बनने की। आज से 5 साल बाद आपको क्या लगता है कैसा इंदौर होगा? इंदौर आज से 5 साल बाद देश का नंबर 1 शहर होगा, और हर दृष्टि से, चाहे वो अधोसंरचना की दृष्टि से, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से, चाहे औद्योगिक विकास की दृष्टि से, चाहे आर्थिक विकास की दृष्टि से, हर दृष्टि से इंदौर एक अपने सर्वोच्च शिखर पे होगा। एक कहावत है कि आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा ही होता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, हमारे स्टूडियो पधारे। थैंक यू। धन्यवाद। न्यूज बेकर्स में आज इतना ही।